संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, आज 4 अक्टूबर है। 4 अक्टूबर के समाचार आप मन के सामने प्रस्तुत करबो। संगवारी हो, समाचार तो जानबो, लेकिन बार बार आप मन करा मैं आग्रह करत रहता हूँ कि भाई चैनल ला आप मन सब्सक्राइब कर देवा। तेकर ले का होही कि आप मन ला जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाही जैसे वीडियो अपलोड करिया। लाइक करिया तो मोर उत्साह बढ़ी। उतना कहे के बाद भी आप मन जब अपन प्रेम नहीं दर्शा था, नहीं बता था, खैर एकर शिकायत तो नहीं करना चाहिए और शिकायत करबो भी नहीं। आप मन की इच्छा है भाई दबावत दबावा बटन, नहीं दबावत नहीं दबावा। वो आजकल नहीं तो एक वीडियो आते जिनमें तो वो कीबोर्ड ले तोड़ देते, तो तेन वाला वीडियो देखे दारा हुआ सब। तो भाई आप मन ला जैसे ठीक लागे वैसे करा, यह मोर काम है, तेन ला मैं करा तो आप ला न्यूज प्रोवाइड करे के आप मन के जैसे इच्छा वैसे करत रहा। अब हिंदी में समाचार शुरू करता हूं। पहला न्यूज, छत्तीसगढ़ के 5.6% लोगों के ऊपर आज बात करेंगे। ये वो 5.56, मुझे ऐसा कहना चाहिए था, लेकिन 5.56 को 5.6 भी आप मान करके ये न्यूज समझ सकते हैं। 5.56% ये वो लोग हैं छत्तीसगढ़ क्षेत्र के जिनके भीतर कोरोना के लिए एंटीबॉडी विकसित हो चुकी है, यानी कि कोरोना के जो संक्रमण है उसके खिलाफ इनका शरीर प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर चुका है। ये आंकड़े हमें पता चले सीरो सर्वे से। आपको पता ही होगा अभी छत्तीसगढ़ के 10 जिलों के 20 ब्लॉक में सीरोलॉजी सर्वे किया गया, जिसमें रक्त के सीरम के आधार पर यह जांच की गई कि कितने लोग ऐसे हैं प्रदेश में जिनके भीतर कोरोना को लेकर प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो चुकी है। यह आंकड़ा बहुत विश्वास तो नहीं जगाता है, क्योंकि यह आंकड़ा है ही कितना, 2,55,00,000 की जनसंख्या के सामने मात्र 5.56% लोग ही अब तक कोरोना के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर पाए हैं। इंतजार करने से बेहतर है कि वो जो राज्य सरकार गाइडलाइन जारी कर रही है कि मास्क इज न्यू वैक्सीन, कि मास्क आप पहनिए और उसे वैक्सीन मान करके चलिए, तो भाई आप उसका पालन करें। तमाम तरह की गाइडलाइन जारी होती है और तमाम तरह की रिसर्च के बाद, अभी इतने दिनों के लॉकडाउन और सारे तमाशे के बाद हम ये समझ पाए हैं कि मास्क और सैनिटाइजर ये आपके जीवन का हिस्सा बन जाना चाहिए। थोड़े सचेत रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि ये आंकड़ा 5.56% कुछ भी नहीं है। 10 जिलों में अलग अलग 20 विकास खंडों में सैंपल लिए गए हैं। अब माना जा रहा है कि इसको थोड़ा और अगले जिलों में भी बढ़ाया जाएगा और जांचा जाएगा। सभी जिले जितने अभी शामिल हुए थे उनमें रायपुर जो है वो टॉप पर रहा। रायपुर का अगर देखें तो 13.06%, जबकि वो एक महानगर है, उसके बाद भी मात्र 13.06% लोग ही ऐसे हैं जिनके भीतर कोरोना के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता है। तो आप सतर्क रहें, आपके लिए बेहतर होगा। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर। जापानी वायरस जिसे इंसेफेलाइटिस या फिर मस्तिष्क ज्वर भी कह दिया जाता है, ये छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र को काफी प्रभावित कर रहा है। दक्षिण छत्तीसगढ़ इससे अभी जूझ रहा है। इसी तरह की बीमारी का एक रूप आपको बिहार में देखने को मिला था। मुजफ्फरपुर के क्षेत्र के आसपास का हिस्सा आप इस बीमारी से पीड़ित देखे थे। चमकी रोग नाम सुना होगा शायद आपने। इससे काफी सारे बच्चे पीड़ित हुए थे और बहुत लोगों की मृत्यु भी हुई थी। कुछ उसी तरह का ही ये रूप जो है मस्तिष्क ज्वर का, वो छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र में दिखाई दे रहा है और इसके लिए एक व्यापक टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया गया है। इस टीकाकरण अभियान की शुरुआत सुकमा से की गई है और अब बाद में जो बाकी के जिले हैं उनमें भी यह अभियान सफल किए जाने की कोशिश की जा रही है, जिनमें बीजापुर, धमतरी, दंतेवाड़ा, बस्तर और कोंडागांव, इनमें ये अभियान चलाया जाएगा टीकाकरण का, और उसके बाद शेष छत्तीसगढ़ में। इन क्षेत्रों में ज्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए पहले यहां से चलाया जा रहा है टीकाकरण अभियान। वैसे जापानी इंसेफेलाइटिस के बारे में एक चीज और जान लीजिए कि ये कम से कम 15 साल तक के बच्चों को ज्यादा प्रभावित करता है। इस वायरस जनित रोग के प्रभाव में आने पर बच्चों के मस्तिष्क में सूजन आ जाती है और इस कारण से मस्तिष्क जो सूचनाएं भेजता है वो प्रभावित होने लगती है और इसलिए बच्चे मूव करना बंद कर देते हैं। बिल्कुल जहां बैठे हैं बैठे रह जाते हैं, जड़ अवस्था जिसको कहते हैं वो हो जाता है। इसके अलावा बहुत तेजी से बुखार आता है। इसके अलावा शरीर के अंगों पर नियंत्रण जो है वो समाप्त हो जाता है। बच्चे गश खा करके गिरना बोलते हैं ना, बेहोश होकर के गिर जाना, उस तरह के देखने के लक्षण जो है वो परिलक्षित होते हैं या सामने नजर आते हैं। अब ये जान लेते हैं कि इस बीमारी को आप तक कौन लेके आता है। क्यूलेक्स प्रजाति का ये एक मच्छर है
वो इसका वाहक बनता है। क्यूलेक्स ट्राइटेनियर हिचन्स ये पूरा नाम है, इसीलिए मैं साइंस नहीं लिया था। तो जो ये मच्छर है वो इसका कारक बनता है। और ये मच्छर कहाँ पाया जाता है? धान के खेतों में पनपता है ये, और फिर वाहक बन करके आपको हमको प्रभावित करता है। तो भाई ये टीकाकरण अभियान सफल हो, हम तो बस इतना चाहेंगे। अब बात करते हैं अगली न्यूज पे। दीर्घायु योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भारत सरकार द्वारा जब शुरू किया गया, उसका एक हिस्सा ये भी रहा दीर्घायु वार्ड या दीर्घायु वार्ड योजना, पूरा अगर नाम कहे तो। अलग अलग मेडिकल जो केंद्र हैं या हॉस्पिटल हैं, वहां दीर्घायु वार्ड बनाया जाना है, जहां गंभीर बीमारियों की स्क्रीनिंग से लेकर इलाज तक की सुविधा उपलब्ध कराई जानी है। फिर चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों या शहरी क्षेत्र के लोग हों, गंभीर बीमारियों में उनकी स्क्रीनिंग, पहचान करने से लेकर इलाज करने तक की सुविधा यहाँ उपलब्ध कराई जाएगी, ये तय किया गया है। जिसमें कैंसर भी शामिल है, और इनफैक्ट कीमोथेरेपी की जो चिकित्सा है कैंसर के इलाज के लिए जो यूज करते हैं, वो सब भी इसका हिस्सा है। और छत्तीसगढ़ में इसको काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के लोग इससे काफी ज्यादा लाभ ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बहरहाल फिलहाल तो ये 9 ही जिलों में चल रही है, बाकी जिलों में विस्तार कब होगा ये देखना है। लेकिन अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया कि छत्तीसगढ़ में दीर्घायु वार्ड योजना किन किन जिलों में चल रही है, तो वो रायपुर है। रायपुर के अलावा जगदलपुर है, सूरजपुर है, जशपुर है, दुर्ग है, नारायणपुर, कांकेर और कोंडागांव, इसके अलावा कोरिया। तो ये आपके लिए हो गए 9, रायपुर, जगदलपुर, सूरजपुर, जशपुर, दुर्ग, नारायणपुर, कांकेर, कोंडागांव, कोरिया। ये 9 जिले हैं जहां ये योजना संचालित हो रही है। उम्मीद करते हैं बाकी जिलों में, हम आपके हमारे जिलों में भी शुरू हो, ताकि इस योजना का लाभ हर कोई ले सके। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर, लेमन ग्रास। तो एक न्यूज और आई है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। लेमन ग्रास की एक नई किस्म छत्तीसगढ़ के कृषि अनुसंधान केंद्र ने विकसित की है। हम बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी कृषि अनुसंधान केंद्र और विश्वविद्यालय रायपुर की। इस संस्थान के द्वारा बहुत सारी चीजें हाल फिलहाल में की जा रही हैं, और उनमें से एक ये भी रहा। लेमन ग्रास की एक ऐसी प्रजाति विकसित की गई है जिसमें वो जो एसेंस है, जो सेंट की मात्रा है, जो खुशबू की मात्रा है, वो लगभग 82% होगी। आमतौर पर लेमन ग्रास के पौधे में या लेमन ग्रास में 77 मैक्सिमम रहता है एसेंस या खुशबू। अब ये सबसे ज्यादा खुशबू वाला लेमन ग्रास होगा, और इसके पेटेंट के लिए या इसका उत्पादन व्यावसायिक रूप में कर सकें, इसके लिए राष्ट्रीय बीज निगम को भेज दिया गया है सैंपल। और अगर ये सब सही बैठता है तो छत्तीसगढ़ के नाम ये उपलब्धि दर्ज हो जाएगी, और जहां भी ये उपज होगी वो छत्तीसगढ़ के नाम से भी जानी जाएगी। अब एक चीज और समझिए, ये जो लेमन ग्रास होता है, ये औषधीय उपयोग वाला पौधा तो है ही, साथ साथ कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाले जो कंपनी है वो भी इनका बहुतायत में प्रयोग करती है। फिर चाहे वो क्रीम हो, फिर चाहे वो पाउडर हो, फिर चाहे वो सोप हो, साबुन हो, इस तरह की चीजों के बनाने में इसका बड़ा प्रयोग होता है। तेल निकाला जाता है इससे। इसके अलावा खाने पीने में भी इसका यूज किया जाता है। वैसे तेल निकालना इसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इससे अगर देखें तो सिट्रेनेला तेल निकलता है। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछ दिया कि सिट्रेनेला ऑयल किस फसल से या किस उत्पाद से लिया जाता है, तो आपके पास लेमन ग्रास उत्तर रहना चाहिए, इसलिए आपको जानना जरूरी था। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के कोरिया में इससे तेल निकालने का संयंत्र शुरू हो गया है, और अगर आप मुझे न्यूज में शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं तो मैं बहुत पहले ही आपको बता चुका था। इसके अलावा कोटा, बिलासपुर का जो क्षेत्र है, वहां भी इसकी उपज जो है वो ली जाती है, और पहले से ली जाती है। अब नई वाली फसल भी ली जाएगी। अब बात कर लेते हैं जब इस विश्वविद्यालय के, तो इनका नाम आप लगातार सुन रहे हैं, एस के पाटिल साहब का, जो वहां के प्रमुख है, नाम याद कर लीजिएगा। ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं बस्तर नोनी की। नोनी लड़की को कहा जाता है वैसे तो छत्तीसगढ़ में, बच्ची को, जो छोटी बच्चियां होती हैं, लेकिन यहाँ बस्तर नोनी कॉल सेंटर है। किस चीज का कॉल सेंटर है? कोरोना के प्रति जो प्रश्न है लोगों के मन में उठते हैं, उसका उत्तर देने संबंधी कॉल सेंटर है। कई बार होता है कि कई लोगों में लक्षण दिखने के बाद भी वो इस डर में नहीं जाते हैं या सामने नहीं आना चाहते हैं कि कहीं उनके साथ पता नहीं क्या हो जाए, इलाज मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, तो वो छुपाते हैं लक्षणों को। और ये एक बहुत गंभीर समस्या है, क्योंकि अभी रायपुर की जो रिपोर्ट है एम्स की, वो कहती है कि 20 मरीज तो लगभग ऐसे पहुंचे एम्स जिनकी मौत पहले ही हो चुकी थी, आने से पहले ही। तो ये जो समस्या है, इस तरह की चीजों का समाधान करने के लिए बस्तर नोनी कॉल सेंटर काम कर रहा है, जहां आप कोरोना से जुड़े हुए कोई भी प्रश्न जो आपके मन में आ रहे हैं वो पूछ सकते हैं, उसका उत्तर पा सकते हैं। अगर कोई घर में संक्रमित पाया गया है तो कैसे उसकी चिकित्सा की जा सके, कहां ले जाया जा सके, इस तरह के प्रश्नों का उत्तर भी लिया जा सकता है। ये बस्तर अंचल में चल रहा है लेकिन,
हो सकता है ये प्रश्न पूछ ले कि बस्तर नोनी का संबंध किस क्षेत्र से? कोविड-19 के लिए कॉल सेंटर। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर। कोयला सत्याग्रह। कोयला सत्याग्रह इट्स काइंड ऑफ न्यू थिंग, और अगर इतना नया देखें तो इतना नया भी नहीं है। ये पहले भी हो चुका है और एक बार दोबारा से हो रहा है। कोयला सत्याग्रह जिला रायगढ़ में अभी शुरू हुआ है। गारे पालमा करके पहाड़ी क्षेत्र है जहां से कोयले का उत्खनन किया जाता है। पालमा गांव के, आज के पेपर में तो पालेमा या पेलमा लिख दिया था, पालमा है गांव का नाम, और तमनार की तरफ अगर जाए रायगढ़ से तो वहां पड़ता है। तो वहां के जो ग्रामीण हैं उन्होंने इस सत्याग्रह को शुरू किया है, कोयला सत्याग्रह। मांग बहुत सिंपल सी है कि जिसके खेत से कोयला निकले उसे कोयला खनन का अधिकार दिया जाए, बजाय कि किसी निजी कंपनी को यह अधिकार दे दिया जाए। किसी प्राइवेट सेक्टर को यह अधिकार देने के बजाय जो भूमि का स्वामी है, जो भूमि का मालिक है, उसको कोयला उत्खनन का अधिकार मिलना चाहिए। फिर वो चाहे उसको किस तरह से बेचता है ये उस पर हो। इस मांग को लेकर के ये आंदोलन किया जा रहा है। प्रदेश सरकार चाहे तो इसको मांग को मान भी सकती है, लेकिन देखें इस पर क्या अंततः नतीजा निकलता है और कहां तक ये संघर्ष पहुंचता है। वैसे किसानों और ऐसे मजदूरों के संघर्ष आमतौर पर सिर्फ न्यूज के चौथे पांचवें कॉलम का हिस्सा बन के रह जाते हैं। फिर बात करते हैं गिरदावरी रिपोर्ट की, और ये आज के डेट की सबसे महत्वपूर्ण खबर, गिरदावरी रिपोर्ट। पहले तो गिरदावरी समझ लेते हैं कि होता क्या है। गिरदावरी का मतलब सरल शब्दों में समझ लेते हैं, जो किसान है वो तो और बेहतर समझ पाएंगे, जो नहीं है उनके लिए समझिएगा। कोई भी अगर किसान है तो उसके पास जितनी जमीन है वो ऋण पुस्तिका में दर्ज होती है उसके, कि कितने जमीन का ये मालिक है, उस जमीन पर वो कौन सी फसल लगाता है, इसकी रिपोर्टिंग करना ही गिरदावरी कहलाता है। पटवारियों का ये मुख्य काम होता है, और पटवारियों को भाई इस बार तो खेत में खड़े होकर के गिरदावरी का काम करने को कहा गया था। राज्य निर्माण से लेकर अब तक पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने बड़े पैमाने पर गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया। क्यों कहा गया इस पर बाद में आएंगे, पहले तो ये जानते हैं कि कहा गया, तो पटवारी पहुंचे भी और गिरदावरी रिपोर्ट तैयार भी की गई। ऋण पुस्तिका में मान लीजिए किसी के खेत का जो एरिया है 1 एकड़ दर्ज है, और उस 1 एकड़ में वो कौन सी फसल या कौन कौन सी फसल लगाता है, यही जानना था गिरदावरी रिपोर्ट में। तो ये जो रिपोर्ट निकाली गई, और इसको करने का उद्देश्य आप समझते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार 2500 के मूल्य पर धान की खरीद कर रहा है। अब इतने अधिक मूल्य पर खरीद करने के कारण राज्य सरकार चाहती है कि सटीक हो जानकारी, तब कहीं जाकर के भाई खरीदारी अगर हो रही है तो सटीक या सही खरीदारी और सही मूल्य हम प्रोवाइड जो कर रहे हैं उसका हमको आंकड़ा पता चल सके। तो बहुत सारे किसानों के साथ ये समस्या आ रही थी कि वो ऋण पुस्तिका में जितना दर्ज खेत है उसमें सब में धान नहीं लगाकर, आधे में धान आधे में गेहूं, या आधे में, वैसे तो धान गेहूं एक साथ नहीं लगेगा, धान और मान लीजिए कोई और फसल लगा रखे हैं, तो वो दोनों अगर लगा रखे हैं और उसके बाद जब बेचने आ रहे हैं फसल को, ऋण पुस्तिका के आधार पे वो दर्ज करा रहे कि मेरे पास इतना एकड़ खेत है तो इतना धान, जबकि उसने लगाया आधे एकड़ में है, तो उसे उतने का उपज का जो है उतना ही बेचने का हक होना चाहिए, न कि खेत जितना दर्ज है उसके अधिकार। मामला बहुत सिंपल कर दिया गया है, जितना ऋण पुस्तिका में दर्ज है वो ठीक है, लेकिन कितने भाग में एक्चुअल में धान लगा है आप उसके हिसाब से धान बेच सके, इस इरादे से गिरदावरी रिपोर्ट तैयार की गई है। और ये आगे चल के एक बवंडर बन सकता है। राजनीति में इसको लेकर के बहुत सारे सवाल उठाए जा सकते हैं, होपफुली उठाए भी जा रहे हैं, और देखें राज्य प्रशासन इसका किस तरह से निपटारा करता है। ये रिपोर्ट कह रही है कि गिरदावरी रिपोर्ट के अनुसार 7,496 हेक्टेयर जमीन कम पाई गई है जो कि पिछले बार खरीदी की गई थी उससे, यानी कि ये जमीन 7,496 हेक्टेयर पे धान नहीं लगाया जाता और फिर भी इसका धान बेचा गया, वही ऋण पुस्तिका के अंतर के कारण, क्योंकि गिरदावरी रिपोर्ट श्योर नहीं थी। तो इसका मतलब यह है कि इस साल 2.25 लाख टन धान की खरीदी में कमी आ सकती है। अब आपको बता दें एमएसपी तो आपको पता ही है, धान 1835 रुपया जो केंद्र सरकार तय की है, 2500 रुपए के दाम पे सरकार खरीदती है, और सारा संघर्ष इसी बात को लेकर के चल रहा है। तो पटवारियों को खूब काम करना पड़ा गिरदावरी रिपोर्ट में। अगर आप में से कोई पटवारी है तो नीचे बताइए कि आपने किया है या नहीं किया ये काम, वैसे सरकार देखती है सब। खैर, तो अब बात करते हैं दुड़मा जलप्रपात की। दुड़मा जलप्रपात जिला सुकमा में है। सुकमा जिले के कम फेमस जलप्रपात में से एक है, इसलिए हम इसका नाम अभी सुन रहे हैं। बहरहाल अब आप याद रखना शुरू करें, क्योंकि बस्तर के जलप्रपातों को लेकर एक वेब पोर्टल शुरू किया जा रहा है जिसमें आप बस्तर संभाग के सभी जलप्रपातों को जान पाएंगे ताकि पर्यटन आसान हो सके और माओवाद पर भी चोट पड़े।
तो ये जलप्रपात है दुड़मा जलप्रपात, छिंदवाड़ा ब्लॉक में आता है, सॉरी छिंदगढ़ ब्लॉक में आता है सुकमा जिले के। तो ये होता है डन आज के लिए न्यूज। और मैं जैसा कि कहा कि अब आपसे कोई रिक्वेस्ट नहीं, अगर आपकी व्यक्तिगत समझ है कि आपको इससे लाभ हो रहा है तो आप अपने हिसाब से फैसला करें। मिलते हैं हम कल अगले समाचार के साथ।